महेश कंधे पर बैग टांगे गांव के पास वाले जंगली रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसको पढ़ते हुए वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। एक चौराहे पर आकर वो रुका। यहाँ से कहाँ जाना है भाई? उसने चिट्ठी को पढ़ा। चौराहे पर पहुंचकर डाकघर जाने वाला रास्ता पकड़ लेना और उसी तरह आप डाकघर पहुंच जाएंगे। वाह, डाकघर वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन डाकघर का रास्ता कौन सा है ये तो लिखा ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक रास्ते पर एक बोर्ड लगा है जिस पर डाकघर का रास्ता बताया गया है। शुक्र है भगवान का, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद उसे जंगल के बीच एक डाकघर नजर आया। लगता है यही है। डाकघर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। क्या आप ही नए डाक बाबू हैं? जी हाँ, सही पहचाना। मेरा नाम महेश है। मेरा यहाँ डाक बाबू के लिए पोस्ट किया गया है। ठीक है साहब, ये डाकघर है और मैं आपका शागिर्द राजू। अब आप अंदर जाइए, मैं सुबह आपका नाश्ता ले आऊँगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे शागिर्द हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो मुझे पता है साहब, लेकिन मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता। चाहे आप मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए। हाँ, ये बात सुनकर महेश को बहुत अजीब लगा। ये कहकर राजू वहां से चला गया। कमाल है, मेरा शागिर्द होने के बावजूद मेरी मर्जी के खिलाफ चला गया। चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, क्या ही बोलूं। ये कहकर वो डाकघर के अंदर चला गया। डाकघर अंदर से काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें सफाई अच्छे से हुई थी। एक शेल्फ था जिसमें कई किताबें रखी हुई थी और आसपास लगे शेल्फ में फाइल और चिट्ठियां रखी थी। अरे, ऐसा लगता है कि यहाँ कई दिनों से कोई डाक बाबू नहीं आया है। उसने एक किताब निकाली और बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। इस तरफ राजू अभी तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना वो आ गया तो राम 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 राम। तभी राजू को पीछे साइकिल की घंटी और सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर उसका दिल दहल उठा। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। महेश की यहाँ पहली रात थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 12 बजे अचानक सियारों के रोने की आवाज आई और महेश चौंक गया। उसके हाथ से किताब छोड़कर नीचे गिर गई। अरे, ये तो जंगल है, यहाँ तो ऐसी आवाजें आना आम बात है। मुझे इनकी आदत डालनी पड़ेगी। उसने किताब उठाई और फिर से पढ़ने लगा। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अरे, अब इन्हें क्या हो गया भाई? वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। फिर वापस आकर पलंग पर लेट गया। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। तभी उसे एक तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी और साइकिल के पेडल के साथ घंटी की आवाज भी सुनाई दी। ये इतनी रात को कौन साइकिल पर घूम रहा है? और ये सांसों की आवाज? महेश को अब बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जो डर उसने कुछ देर पहले राजू के चेहरे पर देखा था, वो अब अपने दिल में महसूस कर रहा था। वो फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसके माथे पर पसीने आ गए, यहाँ तक कि उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो आवाजें अभी भी उसको सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे पूरी रात में कुछ झपकियां आई, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। सुबह के 6 बजे जब घंटा बजा तो उसकी आंख खुली। हे भगवान, शुक्र है तेरा। उसने खिड़की खोली और आसपास देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने अपना चेहरा धोया और डाकघर से बाहर निकला। इस राजू को अब तो आ जाना चाहिए था। चलो थोड़ा टहल कर देखता हूँ यहाँ आसपास क्या है। लगता है चाय भी किसी दुकान पर पीनी पड़ेगी। महेश टहलने निकल पड़ा। उसने पाया कि जंगल में साफ सुथराई का इंतजाम अच्छा नहीं है। वो टहलते हुए सड़क पर निकल आया और उसे एक चाय की टपरी नजर आई। जी नमस्ते भाई। नमस्ते साहब, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? सही पहचाना चाचा, मैं वो डाकघर का नया बाबू हूँ।
ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग महेश को घूरने लगे। क्या आप उस डाकघर के बाबू हैं? क्या आप रात को वहां रुके थे? ये सुनकर महेश को अजीब लगा। हाँ, अब वहां पोस्ट हुआ है तो दिन हो या रात मुझे ठहरना तो पड़ेगा। इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आपको कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, वरना हमने तो यही देखा है कि जो भी डाक बाबू आता है वो या तो रात को रुकता नहीं, और रुकता है तो अगले दिन भाग जाता है। चाय वाले की बात सुनकर अब महेश को राजू की बात ध्यान आई। कैसे वो भी वहां रुकने को तैयार नहीं था। चाय वाले ने महेश को चाय का कुल्हड़ थमा दिया, लेकिन महेश उसके चेहरे पर डर के भाव साफ देख पा रहा था। महेश चाय पीकर वापस डाकघर आया तो उसे फोन आया। जी, महेश बाबू बोल रहा हूँ। डाक बाबू, मैं गांव का मुखिया बोल रहा हूँ। वो असल में आपका शागिर्द आज आपके पास नहीं आएगा। अरे लेकिन क्यों नहीं आएगा मुखिया जी? मैंने तो अभी नाश्ता तक नहीं किया। अरे वो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों में नया शागिर्द आपको दे देंगे। खाने पीने का इंतजाम आपको मैं करवा दूंगा, बस आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। बड़ी अजीब बात है, कोई पूरी बात बताता ही नहीं। महेश ने फाइल निकाली और अपना काम करने लगा। दोपहर तक उसने रजिस्टर का काम किया और फिर दोपहर से शाम तक चिट्ठियां बांटने गया। रात के समय आज डाकघर को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने भगवान का नाम लिया और डाकघर के अंदर चल दिया। इसी गांव के एक घर में विपुल अपनी पत्नी निराजना के साथ बैठा था। ए जी, मुझे इस बार बम्बई घूमने जाना है। कई साल हो गए आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए। अरे मेरी जान, पैसे तो आने दो, मैं तुमको बम्बई क्या विलायत भी ले जाऊंगा। बस बस, बड़े आए विलायत ले जाने वाले। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है भाई? बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आई और कोई बोला, डाक बाबू। अरे ये डाकिये रात में भी आने लगे। विपुल उठकर दरवाजे पर गया तो सामने कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वहां पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये क्या, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। विपुल, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत इस समय ठीक नहीं है। तुमको पैसों की सख्त ज़रूरत है और तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, यह भी मुझे पता है। अरे कौन है ये जो मेरे बारे में इतना जानता है? तुम्हारे लिए एक काम है। आज रात 1 बजे के समय डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चले आना। मैं तुमको वहाँ मिलकर काम समझा दूंगा। सिर्फ 1 दिन का काम है और उसके तुमको पूरे 5,000 रुपये दूंगा। यह पढ़कर विपुल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो? किसी की लुगाई का खत आया है क्या? अरे नहीं नहीं, एक काम आया है मेरे लिए, उसे कर दिया तो 5,000 रुपये आ जाएंगे 1 ही दिन में। अरे लेकिन है कौन जिसने ये भेजा है? अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। विपुल मुस्कुराया, उसने चिट्ठी को रख दिया और 1 घंटे बाद घर से निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक सवाल भी था। 1 ही दिन में 5,000 मिलने वाले हैं तो जरूर कोई बड़ा काम ही होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था और अभी जंगली रास्ते पर ही था। तभी उसको साइकिल की घंटी सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन बार बार साइकिल की घंटी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वो डर को काबू में रखते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, बरगद का पेड़ तो यही है। अरे कौन है भाई, क्या मेरा उल्लू बनाया है? उसने इधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि कई कुत्ते भौंकते हुए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। अरे ये इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? वो कुत्तों से डरकर भागा। कुत्ते उसका पीछा करने लगे। काफी देर भागने के बाद अचानक उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी और उसके कदम रुक गए। सामने की ओर से एक आकृति उसे अपनी ओर आती नजर आई।
इस आकृति से समझ आ रहा था कि कोई शख्स साइकिल पर बैठा उसकी तरफ आ रहा है। कौन है? वह आकृति साफ होती। इससे पहले ही पीछे से आ रहे कुत्ते विपुल पर टूट पड़े और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। सुबह होने पर विपुल की लाश जंगल में पाई गई। उसकी पत्नी उसकी लाश के पास बैठी रो रही थी। कुछ गांव वालों के साथ मुखिया और महेश भी वहां मौजूद थे। ये विपुल इतनी रात में भला यहाँ क्या करने आया था? इन्हें डाक बाबू कोई चिट्ठी देकर गए थे और ये कह रहे थे कि चिट्ठी लिखने वाले ने यही इन्हें जंगल में बुलाया है। यह सुनकर महेश हैरान रह गया। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो रात में कहीं कोई चिट्ठी देने नहीं गया। यह सुनकर मुखिया और सभी गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। इस घटना को देखकर महेश के मन में कई सवाल उठे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो डाकघर वापस आया और अपने काम में लग गया। अगली रात मुखिया की बेटी नुपुर अपने पतिदेव बलदेव के साथ अपने घर पर बैठी बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जरा देखो तो जान, कौन है दरवाजे पर? अरे मैं क्यों देखूं? पूरा दिन काम करके थक चुकी हूँ, तुम देखो। अरे इतने बड़े घर में रह रही हो, फिर भी मेरी जरा भी कद्र नहीं है तुमको। अरे वाह, भूल गए, ये बड़ा सा घर तुमको मिला भी है मेरी वजह से। चलो जल्दी से जाओ। उसकी बात सुनकर बलदेव दरवाजे पर पहुंचा तो उसे सामने जमीन पर एक चिट्ठी नजर आई। इतनी रात में भला कौन चिट्ठी देने आया होगा? उसने चिट्ठी को उठाया और पढ़ने लगा। तुम्हारे गुनाहों की सजा तुमको मिलने वाली है। तुमने जिस गुनाह को अंजाम देकर सच छिपा लिया था, अब वो सबके सामने आने वाला है। क्या हुआ जी? आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे इस चिट्ठी में लिखा है कि उसने सारी बात नुपुर को बताई। कौन है ये? कहीं से सचमुच कुछ पता तो नहीं? आगे पढ़ता हूँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुनाह अब भी छिपा रहे तो तुम 12 बजे डाकघर के पीछे लगे बरगद के पेड़ पर पहुंच जाओ। मैं वहां तुमको मिलूंगा। बाकी की बातें वहीं होंगी। हमें जाना होगा। ये जो भी है, हमें इसको रोकना ही पड़ेगा। अब बलदेव नुपुर को लेकर घर से निकला और बरगद के पेड़ की तरफ रवाना हो गया। उसे कुछ ही दूरी पर डाकघर भी दिखाई दे रहा था। कौन है? क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? तभी इन दोनों को साइकिल की घंटी सुनाई दी। दोनों ने चौंकते हुए देखा तो वही साइकिल सवार आकृति उनकी तरफ बढ़ रही थी। वह बहुत तेजी में था। वो बिजली की रफ्तार से इनके करीब आया और इन पर भी हमला हुआ। यह चीख डाकघर में बैठे महेश को सुनाई दी। इस बार मुझे देखना ही पड़ेगा। महेश जल्दी से उस जगह पहुंचा तो उसने पाया कि बलदेव और नुपुर उसी हालत में मरे पड़े हैं जैसे विपुल की मौत हुई थी। कौन है ये? क्यों लोगों को मार रहा है? कोई जानवर है या राक्षस? तभी उसने सामने से एक साइकिल को आते हुए देखा। उसे आता देखकर महेश का गला सूख रहा था। जैसे जैसे उसका चेहरा साफ होता गया तो महेश के दिल की धड़कन मानो ट्रेन के इंजन की तरह दौड़ पड़ी। महेश ने आगे कदम बढ़ाया लेकिन उसका पैर एक पत्थर से टकराया। महेश गिर गया और उसके सर पर चोट आने की वजह से बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो गांव के कुछ लोग और मुखिया भी वहां मौजूद था। मुखिया अपनी बेटी और दामाद की लाश के पास बैठा रो रहा था। आज गांव के लोगों का डर अपनी सीमा के बाहर नजर आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? अब और 2 मौतें हो गई। मुखिया बस रोए जा रहा था। महेश ने पास ही पड़ी चिट्ठी उठाई जो इन दोनों को मिली थी। उसे पढ़कर महेश का दिमाग घूम गया। कौन हो सकता है जो मेरी जगह लोगों को चिट्ठी देकर यहाँ बुलाता है और उन्हें मार देता है? डाक बाबू, यह डाकघर ठीक नहीं है। आप भी ना जाने कैसे यहाँ टिके हुए हैं, वरना यहाँ जो भी आता है एक दिन में ही डर कर भाग जाता है। सच कहूँ तो मैं भी भागने वाला था, लेकिन मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। वरना रातों को साइकिल की आवाजें, कुत्तों की भौंकने की आवाज और सियारों के गुर्राने की गरज, इन सबसे डर तो बहुत लगता है। क्या आपको भी वो आवाजें सुनाई देती हैं? हाँ, आप लोग मुझसे क्या छिपा रहे हैं? जब आप उन आवाजों के बारे में जानते हो तो कुछ और भी जानते ही होंगे। इस पर मुखिया ने जवाब दिया,
हमारे गांव में गायत्री नाम की एक विधवा अपने बेटे आर्यन के साथ रहा करती थी। उस समय मैं मेरे घर का निर्माण करवा रहा था। वह वहां मेहनत मजदूरी करती थी, अपने बच्चे को पाला, उसे अच्छी तरह पढ़ाया लिखाया था। आर्यमान ने पढ़ लिख कर अपनी माँ का नाम रोशन किया और इस गांव का पहला डाक बाबू बना। लेकिन ना जाने एक दिन उसके साथ क्या हुआ, उसकी लाश जंगल में बुरी अवस्था में पाई गई, जैसे उसे किसी खूंखार जानवर ने नोच खाया हो। उसकी मौत देखकर उसकी माँ सुध-बुध खो बैठी थी। उसके बाद से जो भी डाक बाबू यहाँ आता है तो उसको साइकिल की घंटी सुनाई देती है और अजीब अजीब डरावनी आवाजें आती, और कोई भी डाक बाबू यहाँ एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाया। यह सुनकर महेश की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने तय किया कि आज रात वो पता करके ही रहेगा कि सच्चाई क्या है इस रहस्य साइकिल की घंटी का और कुत्तों के भौंकने का। रात होने पर महेश डाकघर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती तो कभी सियारों के रोने की, लेकिन आज महेश हिम्मत करके अपनी जगह खड़ा हुआ था। ठीक 11 बजे उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने पाया कि सामने से उसे वही आकृति आ रही है, लेकिन वो हिम्मत करके वहां खड़ा रहा। वह आकृति नजदीक आई और एक चिट्ठी फेंक कर आगे निकल गई। महेश उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन चिट्ठी देखकर उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। मेरा नाम आर्यमन है। मैं इस गांव का पहला डाक बाबू बनकर बहुत खुश था और कई सालों की नौकरी के बाद मैंने पैसे जमा किए थे। अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर मैंने अपने कमाए हुए पैसे मिलाए और उसके बाद गांव का सबसे बड़ा घर खरीदना और उसके अंदर अपनी माँ को रहते हुए देखना मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन वो घर मुखिया ने अपनी बेटी के नाम कर रखा था। मैंने मुखिया से उसे खरीदने की बात कही तो उसने मुझसे पैसे तैयार रखने को कहा। अगली रात मुखिया अपने दामाद बलदेव और एक आदमी विपुल के साथ डाकघर आया। मुखिया जी, मैंने कागजात बनवा लिए हैं, आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें, फिर ये पैसे आपके और वो घर मेरा। मुखिया ने पहले पैसों की गिनती विपुल और बलदेव से करवाई। मुखिया जी, अब इन कागजों पर अपने दस्तखत कर दें। क्यों नहीं डाक बाबू? तभी मुखिया ने विपुल को इशारा किया और उसने मेरे सर पर डंडा मारा। वो घर मेरी बेटी के नाम है और वही उसमें रहेगी। यह सब नाटक तो मैंने तेरी जमीन के पैसे और तेरी जमा पूंजी हड़पने के लिए किया था। इस गांव में सबसे अमीर मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मुखिया और उन गांव वालों ने मिलकर मुझे बरगद के पेड़ के नीचे फिकवा दिया। इसलिए जब भी कोई डाक बाबू आता है तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता, क्योंकि मैं चाहता था कि मुखिया की और मेरे खून की हकीकत सबके सामने आए। यह खत पढ़कर महेश को मुखिया पर बहुत गुस्सा आया। वो अगली सुबह मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया जी, आपने जो आर्यमान के साथ किया था उसकी आत्मा ने मुझे सब बता दिया है। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज रात डाकघर आ जाना। मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है। वो तांत्रिक आर्यमन की आत्मा को कैद करके ले जाएगा और फिर इस गांव से उस आत्मा का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुझे भी उससे तभी छुटकारा मिलेगा। यह सुनकर मुखिया के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। ये हुई ना बात। मुखिया बहुत खुश हुआ। और रात होने पर वो डाकघर पहुंचा। अरे महेश, तुम तो किसी तांत्रिक को बुलाने वाले थे ना? कहाँ है वो तांत्रिक? अब आप आ गए हैं तो वो भी आता ही होगा। उसके इतना कहते ही साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी। मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों को सामने से आकृति नजर आई और कुछ ही दूरी पर आकर वो रुक गई। ये क्या है?
तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया मुखिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।